मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप 2023 में न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा के फ़ाइल के बारे में सोच रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको फ़ाइल के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है कि कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी हमसे डिमांड की जा सकती है। इस वीडियो में मैंने स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में भी बताया है और उसका एक लेआउट भी तैयार किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीज़ा का बेनिफिट क्या है। आप अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं, अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं और न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको 3 मंथ तक की स्टडी भी परमिट की जा सकती है, जहां पर आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई क्रैश कोर्स कर सकते हैं। अगर इस वीज़ा की कॉस्ट या प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इसकी जो कॉस्ट है वो न्यूजीलैंड डॉलर 246 है। अगर इंडिया के रेट के हिसाब से इसे कन्वर्ट किया जाए तो ये 12,715 रुपीज़ पड़ते हैं आज के हिसाब से। अगर इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो मैक्सिमम 53 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम होता है, बट आपको जो वीज़ा है वो 20 to 25 डेज़ में मिल जाता है। लेंथ ऑफ स्टे में आपको 9 महीने तक का जो वीज़ा है वो मिल सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर की। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, इनविटेशन लेटर है, तब आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। यहाँ पर आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर एक तो ये है कि जब आपका स्पॉन्सर है तो आपने उन्हें कहना है कि अपनी जो रिसेंट बैंक स्टेटमेंट है वो साथ लगाएं। कम से कम 2-3 महीने की पे स्लिप साथ में लगाएं। अगर वो कहीं पे जॉब करते हैं तो अपना एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साथ लगाएं। और क्या उनका अपना घर है या वो किसी रेंट पे रह रहे हैं, तो जो अकोमोडेशन की ओनरशिप और जो रेंट डिटेल है वो भी साथ में लगाएं। और यहाँ पर आपको वो स्पॉन्सर की शेयरिंग आईडी भी देनी है। ये मस्ट है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तब हमें शेयरिंग आईडी वहाँ पे देनी होती है। तो मैंने ऑलरेडी एक लेटर बना के रखी है, जिसमें मैंने जितने भी इनकी रिक्वायर्ड डिटेल हैं वो सारी की सारी मैंने ऐड की है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल में इसे समझा दूंगा। अगर इसके रिक्वायर्ड फ़ंड की बात की जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने महीने का वहाँ प्रोग्राम बना के चल रहे हो। मान मान लो कि अगर आप 3 महीने का प्रोग्राम बनाते हो और आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तब आपको हर महीने तकरीबन $1,000 जो आपकी सेविंग अकाउंट में चाहिए। अगर इंडिया के रेट से इसे कन्वर्ट किया जाए तो ये 51,700 रुपये पड़ते हैं। वहीं अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है तो ये जो अमाउंट है ये $400 तक आ जाती है। इंडिया के हिसाब से 21,000 रुपये आपको पर मंथ आपके सिंगल बंदे के लिए आपकी बैंक अकाउंट में चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब प्रूफ ऑफ फंड्स की बात करते हैं। इनकेस आप जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। जब आप बैंक स्टेटमेंट लेने जाते हो तो बैंक के लेटर हेड पे हो और वहाँ पे ऑफिशियल सिग्नेचर भी हो। आप बैलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इनकेस आपके पास है तो वेल एंड गुड है। इनकेस आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप अब सीए रिपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी या गोल्ड की जो वैल्यूएशन है वो आपको सीए बना के देता है। ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्ट नहीं है। इनकेस आपके पास है तब इसका जो प्लस पॉइंट ही पड़ता है। आप इन्वेस्टमेंट या अदर इनकम सोर्स की भी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपके पास कोई पॉलिसी है, कोई शेयर्स हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो पे स्लिप्स हैं वो होनी चाहिए। कम से कम 6 महीने के आपको पे स्लिप्स चाहिए। आपको कम से कम 2 साल की आईटीआर आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास प्रूफ ऑफ अर्निंग होना चाहिए, यानी कि जो हमारी बैंक में पैसा पड़ा है वो कहाँ से आया है। आप इसके लिए एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जहाँ पे वो आपकी डिटेल देंगे, आपकी जॉब की डिटेल देंगे, आपके रोल की डिटेल देंगे, आपकी सैलरी कितनी है वो सब कुछ आपको एक लेटर में प्रोवाइड करेंगे। ये एडिशनल सर्टिफिकेट है, बट इसकी डिमांड की जा सकती है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें कि अगर आपका बिजनेस है तब आपको कौन कौन से प्रूफ चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट सेम रहती है। आपको 3 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक के लेटर हेड पे और ऑफिशियल सिग्नेचर के साथ। बैलेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर भी इनकेस आपके पास है तो प्लस पॉइंट होगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। सीए रिपोर्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। इनकेस आपकी इन्वेस्टमेंट है कहीं, आपके पास कोई और इनकम सोर्सेस हैं, वो भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपका बिजनेस है तब आपने इनवॉइस की डिटेल भी यहाँ पे देनी है। आपने अपनी कंपनी की या आपकी पर्सनल जो आईटीआर है वो 2 साल तक की होनी चाहिए। इनकेस आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है तब वेल एंड गुड है, ये एडिशनल सर्टिफिकेट है। अगर आपसे डिमांड की जाती है तब आप ऑडिट रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
दोस्तों उसके बाद बात करते हैं प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। दोस्तों आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाते हो, चाहे यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, तब हमें वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस करना पड़ता है कि हम जब हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा हम वापस अपनी होम कंट्री आ जाएंगे। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर हमें वीज़ा दे भी सकता है और जो हमारी फ़ाइल है वो भी रिफ्यूज़ कर सकता है। क्योंकि फ़ंड्स वगैरह जो होती हैं ये हम कलेक्ट कर लेते हैं, बट जो हमारा टाइस है वो कहीं ना कहीं हम अपनी फ़ाइल में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो नहीं कर सकते, जिससे जो रिफ्यूज़ल हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनकेस आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप एक लेटर ले सकते हो अपने एम्प्लॉयर से। उन्हें कंपनी के लेटर हेड पे लिख के देना है, आपका नाम होना चाहिए, आपकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, आप कब से वहाँ काम कर रहे हो वो डिटेल होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी है वो डिटेल होनी चाहिए, आपने कितने टाइम की वहाँ से छुट्टी ली है, लीव ली है, वो डिटेल होनी चाहिए। यानी कि उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे एक वेल सेटल्ड जॉब है और आपने वापस उस जॉब को कंटिन्यू करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हैं जहाँ पर आपकी हर डिटेल होगी। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास, सब कुछ डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए। आप यहाँ पर अपने बिजनेस की डिटेल दे सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे सकते हैं, आप सीए रिपोर्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें यही शो करना है कि हमारे पास इंडिया में काफ़ी अच्छी जो आमदन आ रही है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, और हम जब हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तब हम वापस अपनी कंट्री को ज़रूर आएंगे। आप अपनी फैमिली डिटेल्स भी यहाँ दे सकते हैं, जैसे आप अपने फादर की डिटेल दे सकते हैं, मदर की, सिस्टर की, ब्रदर की। इन केस आप मैरिड हैं तब आप मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, इन केस आपके चाइल्ड हैं तब आप बर्थ सर्टिफिकेट्स भी लगा सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट रिटायर एम्प्लॉयर हो तब आप अपना रिटायरमेंट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर हम पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और आधार कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ट्रैवल आइटनरी और पर्पस ऑफ विज़िट होना चाहिए कि हम न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कवर लेटर होना चाहिए। यहाँ पर हम डिटेल में लिखेंगे कि हम कौन सी डेट को न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, वहाँ से कौन सी डेट को हम वापस अपनी होम कंट्री आएंगे। और यहाँ पर आप ये भी लिखेंगे आप न्यूजीलैंड में कहाँ जाएंगे, इनकेस आपको किसी ने इन्वाइट किया है आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपने वहाँ पे कोई इवेंट है वो अटेंड करना है आप वो डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपने न्यूजीलैंड में जाके कोई एक्टिविटी करनी है आप वो भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। कोशिश करें कवर लेटर में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दें, क्योंकि कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वीज़ा ऑफिसर बड़े ध्यान से पढ़ता है। इन केस आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, वो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी रिटर्न टिकट की डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद इनकेस आपके पास इनविटेशन लेटर है, स्पॉन्सरशिप लेटर है, वो भी आप पर्पस ऑफ विजिट में इंक्लूड कर सकते हैं। इन केस आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है, स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है, तब आप होटल रिजर्वेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फुली पेड नहीं है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको कन्फर्मेशन दे देती हैं, तो आप कोशिश करें कि कन्फर्म्ड होटल रिजर्वेशन साथ में लगाएं। इन केस आप वहाँ पे जाके कोई इवेंट अटेंड करना चाहते हैं या कोई मैरिज अटेंड करना चाहते हैं तब आपके पास इवेंट रजिस्ट्रेशन या रिजर्वेशन या वेडिंग कार्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जो आपसे डिमांड की जा सकती है। सबसे पहले है चेस्ट एक्सरे। अगर आपका प्लान न्यूजीलैंड जाने का है बट जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से कम है, तब आपको चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई मेडिकल नहीं होता। वहीं अगर आपका प्लान 6 महीने से ज़्यादा रहने का है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में टीबी ज़्यादा है। इंडिया में फ़िलहाल वो नहीं है तब भी हमें इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बट अगर आपका प्लान वहाँ 12 महीने से ज़्यादा है तब चेस्ट एक्सरे मस्ट है, वो आपको यहाँ से करवा के ही जाना पड़ेगा। जो भी इनके एम पैनल जो डॉक्टर हैं उनसे ये करवा के जाना पड़ेगा। उसके बाद आपसे हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड की जा सकती है, आपसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जिसे हम पीसीसी भी कहते हैं, आपसे पीसीसी की भी डिमांड की जा सकती है। आपसे रिटर्न टिकट की डिमांड की जा सकती है। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपसे मांग सकता है। अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था जहाँ पर हमें जो हमारी स्पॉन्सरशिप या जो इनविटेशन लेटर है, अब उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें 4 पॉइंट फॉलो करने हैं, जिसमें हमने जो बैंक स्टेटमेंट है उनके बारे में बताना है, पे स्लिप के बारे में बताना है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के बारे में बताना है, और जो अकोमोडेशन ओनरशिप डिटेल है वो भी हमने बतानी है, और जो हमारा स्पॉन्सर शेयरिंग आईडी है वो भी हमने अपनी लेटर में देनी है। तो हम किस तरह से देंगे, अगर आप चाहें तो आप सेम जो लेटर है इसे कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा,
तो ये इस डिटेल में ये सिर्फ यही कंफर्म किया है कि ये फ़लाना बंदा न्यूज़ीलैंड आना चाहता है और मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। उसके बाद में जो ये पैरा है, इसमें मैंने अपनी जो रिसेंट बैंक स्टेटमेंट है मैंने उसके बारे में भी बताया है, पे स्लिप के बारे में भी बताया है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के बारे में भी बताया है और अकोमोडेशन के बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले है एज ए प्रूफ ऑफ एबिलिटी टू सपोर्ट, यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में आप बता सकते हैं कि मेरे पास सफिशेंट फंड्स है, वो अवेलेबल है कि आप जितनी देर भी रहेंगे न्यूजीलैंड के लिए। और जो मेरी पे स्लिप्स हैं और जो मेरा एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीमेंट है वो भी मैंने इसमें डिटेल दी है। और जो अकोमोडेशन है उसकी भी डिटेल हमने दी है। आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं, इनके साथ चाहें तो यहाँ पर अपना जो अकोमोडेशन का एड्रेस है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने जो स्पॉन्सर शेयरिंग आईडी है उसके बारे में भी बताया है कि मुझे ये पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए स्पॉन्सर आईडी देना मस्ट है, तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोवाइड की है। ये एक लेटर है, आपने इसके साथ जो इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी साथ लगाने हैं। आपके पास कम से कम 2 महीने की रिसेंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 2 महीने के आपके पास पे स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आपका अपना घर है तब आप कोई भी यूटिलिटी बिल यहाँ पे साथ लगा सकते हैं, कोई टेलीफोन बिल लगा सकते हैं या कोई और यूटिलिटी बिल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये लेटर लिखनी है और साथ में अपने स्पॉटेड जो डॉक्यूमेंट है वो साथ देने हैं। आपका जो पासपोर्ट है वो कलर्ड में होना चाहिए और यहाँ पर लास्ट में आपने अपना नाम देना है। और ये जो लेटर है ये आप एज ए स्पॉन्सरशिप लेटर या एज ए इनविटेशन लेटर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जितने भी डाउट्स थे न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स को लेके वो इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। इनकेस अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका आंसर मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।